TV9 नेटवर्क के विट समिट में आज रात 8 बजे पीएम मोदी विकसित भारत पर देंगे मंत्र, नए भारत की गारंटी पर करेंगे चर्चा। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। TV9 ग्लोबल समिट में बोले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर, क्षेत्रीय महाशक्ति बनकर उभरा भारत। दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा इवेंट भारत टेक्स 2024 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम बोले भारत के टेक्सटाइल का इतिहास गौरवशाली, यह सेक्टर गरीब युवा किसानों से जुड़ा। पीएम मोदी बोले जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ मोदी की गारंटी, भारत को बनाएंगे ग्लोबल एक्सपोर्ट हब। 2014 के बाद से बढ़ रहा है एफडीआई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 554 अमृत स्टेशनों की रखी आधारशिला। बोले तेज गति से आगे बढ़ रही है रेलवे, 5 सालों में रेलवे में हुई निवेश की क्रांति। 1 मार्च को झारखंड जाएंगे पीएम मोदी, धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के बाद 2 मार्च को बंगाल जाएंगे पीएम। TV9 के ग्लोबल समिट में स्मृति ईरानी का ममता पर हमला, कहा संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, ममता को वोट देने वाली महिलाओं का हुआ रेप। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा संदेश खाली मामले में राहुल गांधी ने क्यों साधी चुप्पी, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हुई हत्या। असम की विधानसभा में गरजे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, ध्यान से सुन लो, जब तक जिंदा हूं असम में नहीं होने दूंगा बाल विवाह। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार रथ का शुभारंभ, जेपी नड्डा ने प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। संकल्प पत्र के लिए जनता से मांगे जाएंगे सुझाव। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने थामा बीजेपी का दामन, मधु कोड़ा की पत्नी ने ज्वाइन की बीजेपी। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजा भैया का बड़ा बयान, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे राजा भैया। आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे केजरीवाल, बापू को नमन कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठे केस। आज भी ईडी ऑफिस नहीं गए सीएम केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का बयान, बार बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसीपीडीपी के बीच गठबंधन पर बनी बात, 28 फरवरी को हो सकता है गठबंधन का ऐलान। संदेश खाली पर ममता सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने कहा शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, संदेश खाली पर कोई स्टे नहीं। ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। कोर्ट के फैसले पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, जो आदेश जिला जज का था वो वैसा ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे कैबिनेट। नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज, कार ड्राइवर राकेश के बयान पर मामला दर्ज, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ली। नफे सिंह हत्याकांड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा अगर सदन चाहता है तो सीबीआई जांच करवा। नफे सिंह हत्याकांड को लेकर गुस्से में समर्थक बहादुरगढ़ में किया प्रदर्शन, अभय चौटाला ने की सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ के अकबर नगर में चला योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया, मौके पर एलडीए के अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात। ठाणे के अंबरनाथ की झोपड़ियों में भीषण आग से दहशत, आग से एक के बाद एक कई सिलेंडर हुए ब्लास्ट। जोधपुर में नारी कनेक्शन की संचालिका की हत्या, पति महराम बिश्नोई ने मारी गोली, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, टायर फटने से ट्रक से टकराई एसयूवी कार, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संदेश खाली की। तो संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है और टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर पर इन महिलाओं ने तोड़फोड़ की है। बड़ी खबर आ रही है, स्थानीय महिलाओं ने घर में तोड़फोड़ की है। महिलाओं का आरोप है शंकर सरदार ने हमारी जमीनें छीनी है, अजित मैती, शंकर सरदार ने हमारे सामान लूटे, यह भी आरोप है महिलाओं का। तो ये तस्वीरें देखिए, स्थानीय महिलाओं ने इनके घर में तोड़फोड़ की है और यहां पर कई सारे गंभीर आरोप भी स्थानीय
महिलाओं के हैं। जानकारी आ रही है कि टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर पर इन महिलाओं ने ये तोड़फोड़ की है। स्थानीय महिलाओं ने इस मकान को क्षतिग्रस्त किया है। महिलाओं का आरोप है कि शंकर सरदार ने हमारी जमीनें छीनी है। और इस दौरान मौके पर मौजूद बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक एचएम रहमान ने क्या कहा और महिलाएं क्यों नाराज हैं, आपको सुनाते हैं। আমরা তো এনজিও কাজ করতাম, সেখানে কাজের থেকে গাড়ি মাল আসতো আমাদের জন্য, সেই মাল সব লুটপাট করে মোড়ের থেকে নিয়ে নিয়েছে। গাড়ি লুট করেছে, দোকান লুট করেছে। আমরা কোনো সিরাজ ডাক্তার, শঙ্কর আর ওই অজিত মাইতি ওরা নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়েছে, আমাদের দিল না। আমরা এইসব মহিলা সব এনজিও করতাম, সব তারা একটা সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল, সেটাও করতে দিল না। তাহলে আমরা আদিবাসী আমরা কিছু পাই না, আমাদের বন জঙ্গল কেটে আমার বাপ ঠাকুর দ্বারা করে রেখেছে। दोपहर में शंकर सरदार नामक एक व्यक्ति के घर में कुछ महिलाएं हमला किए। पुलिस फोर्स वहां पे तुरंत रिस्पॉन्ड किया है। हम लोगों ने कुछ को डिटेन किया है। मैं संदेश खाली वासी को आपके द्वारा ये वार्ता देना चाहता हूं कि कोई भी हम पुलिस कैंप्स करा रहे हैं, डीएम ऑफिस की तरफ से कैंप्स हो रहे हैं। आपके जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी अभियोग है, आप उन कैंप्स को दीजिए। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेगी। कैंप्स पे जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, हम उस पे लीगल एक्शन ले रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कंप्लेंट्स, हम उस पे जो भी लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। शाहजहां और उसके गुर्गों के घर पर कैसे तोड़फोड़ की गई, संवाददाता रवि दत्ता की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संदेश खाली के लोग शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के ऊपर इस कदर नाराज थे कि उनका जो फार्म हाउस था उसको यहाँ पे तोड़फोड़ काट डाला। ये जो घर है इनको पूरा तोड़फोड़ यहाँ पे कर डाला। ये तोड़फोड़ का निशान अभी भी यहाँ पे है। कहा जा रहा है, गांव वालों कह रहे हैं कि यहाँ पे जो था शिबू हाजरा का जो कर्मचारी थे उनका फार्म का, वो यहाँ पे रहते थे, इसको पूरा तोड़फोड़ कर दिया। इसका कारण ये है, मेरे सामने यहाँ पे जो ज़मीन है, ये ज़मीन पहले फार्मिंग का ज़मीन हुआ करता था, जहाँ पे आबादी थी, जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, लेकिन ज़बरदस्ती इसके ऊपर बुलडोज़र चला के ये ज़मीन को यहाँ पे उन्होंने हड़प लिया और उसके बाद इसको फिशरी में तब्दील कर लिया। यही पूरा संदेश खाली का स्टोरी है कि गांव के गांव यहाँ पे बंजर हो चुका है क्योंकि ये नमकीन पानी है और इसको यहाँ पे फिशरी में तब्दील कर दिया गया। ये पूरा ज़मीन हरा भरा था लेकिन इसको बंजर बना दिया गया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिशरी करने के लिए। और शायद यही कारण है जो लोग यहाँ पे तृणमूल करते हैं वो आज भी यहाँ पे नाराज़ है, आज भी यहाँ पे गुस्सेल हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं आज मंत्री आने के बाद भी वो उनके नाराज़गी दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ के निशान यहाँ पे सब झलकता है और इससे साफ जाहिर होता है कि तृणमूल कांग्रेस अपना ये ज़मीन शायद कहीं पे खो रहा है। संदेश खाली अलग से नहीं है, संदेश खाली अगला नंदीग्राम या सिंगूर ना बन जाए, तृणमूल कांग्रेस का अभी यही मंसूबा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, संदेश खाली। तो संदेश खाली से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। TV9 के ग्लोबल समिट में स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया। संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता पर हमला। संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, ये कहा है स्मृति ईरानी ने। BJYM के कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया। ममता को सालों तक वोट देने वाली महिलाओं के साथ रेप, उम्र और धर्म के आधार पर महिलाओं की किडनैपिंग, ये आरोप है स्मृति ईरानी के। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। कांग्रेस के लोग भी संदेश खाली जाना चाहते हैं, ये कहना है स्मृति ईरानी का। हत्याओं पर कांग्रेस के शहजादे के पास एक भी शब्द नहीं है, स्मृति ईरानी का बयान। आपसे एक सवाल पॉलिटिकल में जरूर पूछना चाहूंगा। एक तरफ हम लोग ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक संदेश खाली जैसी घटना होती है जहां पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है और चीजों को छुपाया जा रहा है। वहां जो हुआ वो भारतीय तो क्या किसी भी इंसान की सोच के परे है। मैंने ये पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई थी चुनाव के बाद तब कहा था कि शायद मीडिया में भी इस प्रकार का एहसास है कि अगर भाजपाई है तो उसे मौत के घाट आसानी से उतारा जा सकता है। अगर भाजपा की महिला कार्यकर्ता है उसको उसके घर से उठाकर सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है। अगर भाजपा का युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता है तो उसे गांव में खुले खेत में पेड़ से रस्सी से टांग कर मारा जा सकता है। अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो उसके घर को आग लगाई जा सकती है।
एज दो चूंकि हम भाजपा से हैं इसलिए पश्चिम बंगाल में हमें कोई मौत के घाट उतार दे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो हम देते हैं लड़ने के लिए। संदेश खाली में वो हैं जो भाजपाई नहीं हैं। दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर देयर ओन नाउ। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने ममता जी को वर्षों वर्ष तक सहयोग दिया, सहायता दी, उन औरतों को घरों से उठा उठाकर बलात्कार किया जाता है। क्या ये कोई सोच सकता था कि ममता बंदोपाध्याय को पता ही नहीं है कि हाउस टू हाउस औरतों को उनकी उम्र, उनके धर्म के आधार पर चिन्हित करके उठाया जा रहा था? और इसलिए मैंने कहा दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर यू नाउ। और निशान जी, स्तब्ध करने वाली बात यह है, राजनीति अपनी तरफ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। कांग्रेस के लोग भी वहां जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो शहजादे जो अभी भी राजनीति के भूल भुलैया में खुद को खोज रहे हैं, उनके पास इस विषय के लिए एक शब्द नहीं है। वहीं संदेश खाली पर ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया, गिरफ्तारी से रोकने का कोई ऑर्डर नहीं है, संदेश खाली पर कोई स्टे नहीं है। यह कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान भी आपको सुनाते हैं। As you know, from the newspaper reports, the police came there, ministers went there, petitions were received. If I understand from the newspapers, more than 800 petitions have been received. The process has started. The women have come forward. They have started asserting themselves, and now there will be a sea change. Let us wait for that. और अब बात करते हैं नफे सिंह मर्डर केस की। जिला पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस मामले को वर्कआउट करेंगे। 6-7 महीने से बार बार CID का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। गोलियों के निशान उनकी गाड़ी पर लगे हुए हैं। जिस तरफ नफे सिंह बैठे हुए थे, उसी तरफ कितनी सारी गोलियां उनकी गाड़ियों पर लगी हुई है। जी हां, तो 22 घंटे से INLD प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या सुर्खियों में है। हत्या किसने की, साजिश किसने रची, आखिर कौन है इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहा है। नफे सिंह राठी की हत्या ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड को भी ताजा कर दिया। 3 महीने पहले ही गोगा मेडी की घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। नफे सिंह की हत्या के तरीके ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की यादों को भी ताजा कर दिया। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, ठीक उसी अंदाज में बदमाशों ने नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया। पहले रेकी, फिर गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग। ये सारे पैटर्न एक जैसे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, ताजा अपडेट है, वो आपको बताते हैं। तो नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। हत्या में इस्तेमाल कार फरीदाबाद की है, यह भी जानकारी सामने आई है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे पुनीत का। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है? जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन है ये लोग, कुछ पता चल पा रहा है?
देखिए, नफे सिंह मर्डर केस में पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। इसमें 5 टीमें लगी हुई हैं, एसटीएफ और सीआईए भी लगातार जांच कर, और यही वजह है कि अब पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त वो इसी सिटी थाने के अंदर मौजूद है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये लोग कौन है और उनका क्या रोल था इस मर्डर में, इस चीज की भी तफ्तीश की जा रही है। 2 अपडेट और इसमें बड़े हैं। एक अतुल नाम के शख्स का भी नाम इस पूरे हत्याकांड में शामिल आ रहा है। अतुल का क्या रोल था इस मर्डर में, वो भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जो कार i10 इस मर्डर में शूटर्स ने इस्तेमाल की थी, वो फरीदाबाद की कार थी और उस पर एक फर्जी नंबर था। जो नंबर प्लेट कार पर लगी थी वो HR 51BV 1480 था, जो कि फर्जी था, और ये एक बाइक का नंबर था। लेकिन जो कार थी वो फरीदाबाद थी। पुलिस ने काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करके ये 3 अहम चीजें अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल की और लगातार अब उन 2 संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो सीबीआई जांच की बात कही गई है, और अब जो परिजन है वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो असली शूटर है, जिन्होंने 40 से 50 राउंड गोली चलाई थी, उनको अब जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। शुक्रिया पुनीत आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पुनीत बता रहे हैं कि 2 को हिरासत में लिया गया है, कार भी बरामद कर ली गई है, लगातार पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में। और देखिए, नफे सिंह राठी की हत्या पर अनिल विज का बयान आया है। जरूरत होगी तो सीबीआई जांच कराएंगे, ये कहना है अनिल विज का। जिस जांच से सदन की तसल्ली हो वो जांच हम कराएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विधानसभा में यह बयान है इस हत्याकांड को लेकर। और टीवी9 पर नफे सिंह के बेटे जितेंद्र का बयान सामने आया। लॉरेंस या किसी गैंगस्टर से कोई दुश्मनी नहीं, ये कहना है नफे सिंह के बेटे का। कई बार पिता को जान से मारने की धमकी भी मिली, ये जितेंद्र कह रहे हैं। और पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे। झूठे मुकदमों के सबूत लेकर हाईकोर्ट जाना था। धमकी के सबूत देने के बाद भी सुरक्षा नहीं मिली। नफे सिंह के बेटे जितेंद्र का बयान। इस वक्त हमारे साथ नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र हैं। जितेंद्र जी, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कहना चाहेंगे? हत्या की वजह क्या है आपके हिसाब से? हत्या की वजह मेरे पिताजी का राजनीतिक रसूख और बड़ताकत था। बहादुरगढ़ के लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा था, जिस प्रकार से हमारा पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ रहा था, उससे भाजपा के लोग और जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग थे, जो राजनीतिक विरोधी थे, वो काफी छटपटा गए थे। हमारे ऊपर आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे थे, आए दिन झूठी दरखास्तें दी जा रही थी। यूपी तक में हमारे पिताजी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे, जो कि रद्द होके कैंसिल होके एसपी की रिपोर्ट हमें मिल गई थी। वो लेके हमें हाईकोर्ट में जाना था कि जी हमारे जान का माल को इन लोगों से खतरा है, हमारा बचाव किया जाए। लेकिन उससे पहले इन्होंने हमला करके और अपनी साफ साफ कह दिया कि वे अगर गए तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। पहले भी आपको कोई थ्रेट इस तरीके की दी गई थी, कोई कॉल वगैरह, या डायरेक्ट उन्होंने कभी कोई थ्रेट दिया था इस तरीके? इन्होंने कई बार थ्रेट दिया है, जिसके सबूत हमने पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मेरे पिताजी को इस मरने के लिए छोड़ दिया। समझ रहा हूँ, काफी दुखद है। एक बहुत बड़ी बात है, जगदीश को लेकर के आरोप जो लग रहे थे, उसमें क्या कहेंगे? जगदीश ने सुसाइड किया है। पुलिस 12 महीने हो गए, क्यों उनकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं कर रही? क्या जांच करी है एसआईटी ने? पूछे उनसे, पुलिस बताएगी क्या जांच करी है। ये जो लॉरेंस का नाम आ रहा है इसमें, तो क्या शूटर की सुपारी दी गई? हमारा किसी गैंग से कोई भी हमारा बैर विरोध नहीं था। हमारी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। हम राजनीतिक लोग हैं, हम सिर्फ समाज की आवाज उठाते हैं, हम शहर के मुद्दे उठाते हैं, हम हरियाणा के मुद्दे उठाते हैं। हमारा किसी से राजनीतिक तो मनमुटाव हो सकता है, लेकिन हमारा किसी से ऐसा जाति कोई दुश्मनी नहीं थी। तो इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। हालांकि नफे सिंह के बेटे अलग तर्क दे रहे हैं, फिर भी ये नाम सामने आए तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण जो बातें वो भी हम समझ लेते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम सामने आ रहा है। साथ ही देखिए, काला जठेड़ी की तरफ भी शक की सुई जो है वो मुड़ती नजर आ रही है। और साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो सकता है, सुपारी किलिंग
का मामला हो सकता है। हत्या के लिए प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल इसमें किया गया। पहले से मिल रही थी हत्या की धमकियां, ये भी बात अभी तक की जांच में, अभी तक के अलग अलग बयानों में सामने आई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें अभी तक के इस हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें सुपारी किलिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बातें कही जा रही हैं और उसके पीछे 2 गैंग्स का नाम भी सामने आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क कहां-कहां फैला हुआ है, ये नेटवर्क कितना बड़ा है। तो सबसे पहले आप देखिए, देश के अंदर अगर बात करें, राज्यों की बात करें राज्यवार, तो देखिए बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। अब देश के बाहर भी ये नेटवर्क काम करता है। इसमें इटली, आर्मेनिया, कनाडा, अमेरिका, दुबई, फिलीपींस, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, यहां तक नेटवर्क फैला हुआ है और यहां से ये सारा धंधा, ये पूरा सिंडिकेट चलता है, जिसमें हत्या, अपहरण या फिर एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, इस तरह के धंधे, हथियारों की तस्करी, इस तरह के धंधे शामिल हैं। अवैध शराब की तस्करी या फिर एक्सटॉर्शन के मामले भी सामने आए हैं। इस पूरे सिंडिकेट का, पूरे नेटवर्क का धंधा यहां तक, यानी इन देशों या इन राज्यों तक फैला हुआ है। और देखिए, नफे सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है। कार ड्राइवर राकेश के बयान पर यह मामले दर्ज किए गए। नरेश कौशिक, रमेश राठी, कर्मवीर राठी पर एफआईआर, कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो नफे सिंह राठी के हत्याकांड पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें कुछ बड़ी बातें हैं, उस पर एक बार जल्दी से नजर डालते हैं। क्या बड़ी बातें हैं इस एफआईआर की? तो देखिए, इस केस में 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है ये, जिसमें 7 लोगों के नाम इसमें आरोप लगे हैं 7 पे, और ये इन नामों का जिक्र भी हमने किया। 5 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस एफआईआर की बात करें तो पूर्व एमएलए नरेश कौशिक का भी नाम इस एफआईआर में है, यानी कि उस शिकायत में है, उस एफआईआर में है। रमेश राठी, कर्मवीर राठी, कमल राठी का भी नाम एफआईआर में है, जैसा कि हम एक एक करके वो नाम बता रहे हैं। गौरव राठी, सतीश नंबरदार का भी नाम इस एफआईआर में है, यानी नफे सिंह राठी के हत्याकांड में जो एफआईआर दर्ज की गई है। हत्याकांड की मुख्य वजह जमीनी विवाद को बताया गया है। ये जो एफआईआर है उसमें जमीनी विवाद को इस हत्या के पीछे की वजह बताया गया है और नफे सिंह राठी के भांजे की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। नफे सिंह राठी के भांजे ने यह कंप्लेन दर्ज की है और उसमें इन लोगों के नाम जोड़े गए हैं एफआईआर में। और देखिए, नफे सिंह हत्याकांड पर डीएसपी शमशेर सिंह का बयान सामने आया है। हत्या की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। डीएसपी शमशेर सिंह का बयान, जल्द से जल्द आरोपी होंगे गिरफ्तार, यह कहना है डीएसपी का। तो पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है कि आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे जल्द से जल्द। इस पूरे मामले में टीमें गठित कर दी गई हैं, पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। दावा यह है कि गिरफ्तारियां भी बहुत जल्दी होंगी इन सभी इस मामले में जुड़े हत्यारों को। और नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। आईएनएलडी के समर्थक और नेता आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरने पर अड़े हुए हैं। परिजन भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। कल से उनकी हत्या हुई है, ना उनके परिवार को, ना कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई की गई है। अब तो खुलेआम गुंडागर्दी और फैलेगी। जब इतने बड़े विधायक जी के ऊपर ये हादसा कर दिया गया तो आम लोगों के साथ क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे हमारे हल्के के विधायक थे। विधायक लोगों के साथ ऐसा होगा तो हम लोगों के साथ क्या होगा? कि एफआईआर में जिसके ऊपर हमारे को शक था, जिसका मुझे लग रहा था, हमें लग रहा था परिवार को कि इनका हाथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किसी भी एंगल पे, वो हमने उनको लिख के दे दिया एप्लीकेशन। और जो मौके पे जो वारदात हुई थी, जो हमें बताई गई, वो सारी पुलिस के संज्ञान में। पुलिस उम्मीद है जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा।
और पुलिस की जांच चल रही है। समर्थक नाराज हैं, वहीं परिवार के लोग भी गुस्से में हैं। वहीं टीवी 9 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कल से ही पूरे मामले की पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं। पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बहादुरगढ़ में पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर रविवार को हत्या कर दी गई थी। नफे सिंह राठी तकरीबन शाम 5 बजे अपनी इसी फॉर्च्यूनर कार से जा रहे थे। गाड़ी में 5 लोग मौजूद थे। जब आइटन कार में सवार जो 5 बदमाश थे वो आते हैं और उसके बाद उनके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। तकरीबन 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और गोली मारने के बाद हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। जब विधायक को घायल हालत में अस्पताल ले गए तो वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले में नफे सिंह राठी के जो भांजे हैं राकेश, उन्होंने वो भी इसमें गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि जो शूटर आए थे उन्होंने कहा कि तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं और इसमें जो मुकदमा दर्ज कराया 7 लोगों में, उनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी शामिल हैं। भांजे राकेश ने पुलिस को बयान दिया कि हमलावरों ने कहा तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, इनके घर जाकर बता देना कि नरेश कौशिक, करमवीर राठी, सतीश राठी के खिलाफ कभी भी अदालत गए तो परिवार को भी जान से मार देंगे। और बात असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नए बयान की, ताजा बयान की। जब तक जिंदा हूं बाल विवाह नहीं होने दूंगा, ये बयान है हेमंता का। इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। हेमंता ने यह सदन में बयान दिया है बाल विवाह को लेकर। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूं। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। वहीं असम मुस्लिम विवाह अधिनियम निरस्त करने के फैसले के खिलाफ आज गुवाहाटी में विपक्षी दलों का हंगामा भी देखने को मिला। सीएम के बयान पर भड़के कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने सदन से वॉकआउट किया है और विधानसभा के बाहर धरना दिया है। हमारा मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, ये बिल्कुल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ किया हुआ है। इसको कैबिनेट का हक नहीं बनता कैबिनेट इसको बातिल करे। तो हम स्पीकर साहब से यही चाह रहे थे कि सभा को स्थगित करे और इस पे डिस्कशन हो, कैबिनेट ने ये गलत डिसीजन क्यों लिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री होकर सारा मुसलमान का जितना नुकसान पहुंचा रहा है ये बहुत ये संविधान के विरुद्ध में है। और पूरा देशवासी, आसाम के मुसलमान नहीं पूरा मुल्क के मुसलमान के साथ खड़ा होना जरूरी है। हमने पूरा देश को लोगों को बताना चाहते हैं कि आसाम में हो रहा है क्या, आसाम में डेमोक्रेसी किस तरह से इनको खतरे में डाल रहा है। ये बात हम देश के संदेश देना चाहते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को असम में खत्म किया गया और इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान थे। इस एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था इस एक्ट की वजह से। जब असम सरकार का तर्क है अब इस पर कि क्योंकि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है तो अब इस कानून की जरूरत क्या है। साथ ही इस कानून के खात्मे के साथ बाल विवाह को भी रोकने में मदद मिलेगी, ये सरकार का तर्क है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के चुनावी रथ को रवाना किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथों को दिखाई हरी झंडी। संकल्प पत्र के लिए जनता से मांगे जाएंगे सुझाव। के माध्यम से हम जरूर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे और उसी में जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है।
जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। और अब बात ज्ञानवापी मामले की, तो ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट के फैसले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा तो हिंदू पक्ष की जीत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्यास तहखाने में जारी पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी में यह फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। यह बड़ा और अहम फैसला है। इसको लेकर जो दाखिल की गई थी अपील, उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा है कि ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी, पहले की तरह जैसे पूजा होती थी। इसके पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी तरफ से अनुमति दी गई थी पूजा की, और इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी, जिसको रद्द करते हुए, खारिज करते हुए कोर्ट ने उस पुराने आदेश को जारी रखा और कहा है कि पूजा चलती रहेगी। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से बात की संवाददाता पीयूष पांडे ने। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। ब्यास तहखाने में पूजा बरकरार रहेगी, अर्चना होती रहेगी। क्या कहना है आपका विष्णु? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर देते हुए आज पूजा अर्चना की जो हमारी याचिका थी उसको अपहोल्ड रखा है, और साथ ही साथ जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी जिसमें 17 जनवरी के ऑर्डर को, 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उन दोनों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका निष्कर्ष ये है कि वहाँ पे जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद TV9 ने काशी के लोगों की राय जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जो पूजा अर्चना है वो ऐसे ही जारी रहेगी। पूजा अर्चना की जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, और आज एक बड़ा दिन ज्ञानवापी पर पूजा अर्चना को लेकर जो व्यास जी का तहखाना था उसमें पूजा अर्चना की पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है और उसमें ये कहा गया है कि जो पूजा थी वो ऐसे ही जारी रहेगी। आज जो व्यास जी के तहखाने को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि पूजा अर्चना जारी रहेगी, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्या कहते हैं? आज का दिन तो बड़ा है। जो फैसला आया है सरकार ने जो दिया है सर्वसम्मति से, हाईकोर्ट ने सर्वसम्मति से जो फैसला दिया है सही फैसला दिया होगा। और देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 की व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। TV9 ग्रुप की ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे अपनी बात रखेंगे।